दोस्तों, एक महिला जो पिछले 6 महीने से अपने मायके में रह रही है और वहां पर दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती है। एक दिन सुबह सुबह जब दूसरों के घरों में काम करने के लिए घर से निकलती ही है तो भी अचानक से उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो कि कलेक्टर साहब की गाड़ी थी और वो धीरे धीरे उनके घर की तरफ ही आ रही थी। अब इस गाड़ी को देखने के बाद वह महिला रुक जाती है और उसे देखने लगती है। तभी उसके घर से थोड़ी दूर आकर वह गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में से उसका अनपढ़ पति निकलता है। जैसे ही वो महिला ये सब कुछ देखती है तो बड़ी हैरान हो जाती है। दोस्तों, कौन थी ये महिला और किस वजह से उसका अनपढ़ पति कलेक्टर साहब की गाड़ी से निकला था? कहानी की पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है मीनाक्षी। मीनाक्षी जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और उसने 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है। मीनाक्षी पढ़ लिखकर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती है, लेकिन उसकी गरीबी उसके सपनों को कुचल रही थी क्योंकि उसके पिता के पास ज्यादा रुपए पैसे नहीं है और वो जैसे तैसे करके अपनी बेटी को सरकारी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। इसके बाद एक दिन जब मीनाक्षी कॉलेज जाती है तो कॉलेज जाते वक्त एक व्यक्ति जो कि मार्केट आया था कुछ काम के लिए, वह मीनाक्षी को देख लेता है क्योंकि मीनाक्षी कॉलेज के अंदर बड़ी अच्छी तरह से रहा करती थी। वो और लड़कियों की तरह इधर उधर नजरें नहीं घुमाया करती थी। वो जमीन की तरफ देखते हुए चला करती थी और यह स्वभाव उस व्यक्ति को उस लड़की का पसंद आ जाता है। वह व्यक्ति पास ही के गांव का जमींदार होता है जिसके पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है और उसके 2 लड़के हैं। जब वह व्यक्ति मीनाक्षी को देखता है तो उसके बाद उस कॉलेज में जाकर मीनाक्षी के बारे में पता करता है और उसे उसके घर का एड्रेस भी मिल जाता है। इसके बाद वह मीनाक्षी के घर जाता है और उसके पिता से उसकी बेटी का हाथ मांगने लगता है। अब मीनाक्षी का पिता जब ये बात सुनता है कि एक बड़े जमींदार मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हैं तो वो कहने लगता है कि साहब, क्यों मजाक कर रहे हो? हम लोग गरीब जरूर है लेकिन हमसे इस तरह का मजाक मत करो। तो वो जमींदार कहने लगता है कि दरअसल तुम्हारी बेटी के रहने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसी बहू अपने बेटे के लिए चाहिए। मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास शादी करने की व्यवस्था भी ना हो तो मैं अपने पैसों से शादी करा दूंगा। बस तुम शादी के लिए हामी भर लो। और जब पिता देखता है कि उसके पास पैसों की तंगी भी है और ऊपर से फिलहाल उसकी बेटी की शादी आसानी से हो रही है तो वह भी रिश्ते के लिए हामी भर देता है। और जैसे ही मीनाक्षी कॉलेज से वापस आती है तो उसका पिता उसे बता देता है कि बेटी, तुम्हारी शादी के लिए एक रिश्ता आया है और हम लोगों ने हामी भर दी है। बहुत बड़ा घराना है, उनके पास ढेर सारी पुश्तैनी जमीन है और वे जमींदार लोग हैं। पास ही के गांव के नामी ग्रामीण लोग हैं और उस घर में अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तू रानियों की तरह वहां पर ऐश करेगी। अब यह बात सुनकर बेटी अपने पिता से मना करती है क्योंकि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती है। लेकिन पिता कहते कि बेटी, मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बना दूं, और उसके बाद भी अगर तुम्हारी पढ़ाई मैं करवाता भी हूं तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम एक बड़ा अधिकारी बन जाओगी? इससे अच्छा तो तुम शादी कर लो, यही ठीक रहेगा। अब बेटी जब पिता की हालत को देखती है और उसकी बातों को सुनती है तो वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है और कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही हो जाएगा। उसके बाद मीनाक्षी के पिता उस बड़े जमींदार के पास खबर भिजवा देते हैं और यहां पर इन दोनों की शादी तय हो जाती है। जमींदार के 2 लड़के थे और एक कारण यह भी था जमींदार का मीनाक्षी को पसंद करने का, क्योंकि जमींदार के लड़कों की शादी नहीं हो रही थी। जमींदार का जो बड़ा लड़का था वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ऊपर से पैसे की वजह से वो इधर उधर बदनाम भी था कि ये लोग किसी की भी इज्जत नहीं किया करते, ना ही अच्छी तरह से किसी से बात किया करते हैं। तो इसी वजह से जो जमींदार होता है उस लड़की से अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो मीनाक्षी है वो घर के अंदर आती है और अच्छी तरह से घर के अंदर रहने लगती है और अपने सास ससुर का ख्याल रखा करती और अपने पति की इच्छाओं का सम्मान किया करती। वह एक बार अपने पति राहुल से कहती है कि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, अगर आप मुझे आगे की पढ़ाई करा दो तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन उसका पति राहुल जो 12वीं फेल था वो उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हमारे पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें आगे की पढ़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। घर के अंदर आराम से रहो, घर का काम करो, वैसे भी तुम्हें बच्चे ही संभालने हैं। ऐसा कहकर पति ने मना कर दिया था
लेकिन वहीं पर उसी घर के अंदर उसका एक छोटा देवर था जिसका नाम था रोहन। रोहन जो कि बीए में पढ़ाई कर रहा था और उसकी पढ़ाई को देखकर मीनाक्षी बड़ी खुश होती है। रोहन का व्यवहार अपने भाई के बिल्कुल विपरीत था। वह अपनी भाभी का आदर किया करता और उसे मां की नजरों से देखा करता। इधर रोहन के माता पिता है, वे भी बड़े ही अच्छे थे, लेकिन यहां पर जो उसका भाई राहुल था वह पूरी तरह से दौलत के घमंड में चूर रहा करता था। अब इसके बाद जब रोहन पढ़ाई करता रहता है तो मीनाक्षी अपने सपनों को रोहन के अंदर जीने लगती है और वो रोहन को एक बड़ा अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करने लगती है। लेकिन जो रोहन होता है अभी इस बात को नहीं समझता है और वो भाभी की बातों को यूं ही मजाक में उड़ा दिया करता और बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचता है। वो पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा था, लेकिन उसे पता था कि उनके पास काफी रुपया पैसा है, तो उन्हें इस चीज की जरूरत नहीं है कि वो लोग बड़े अधिकारी बने। वैसे भी अगर वो जीवन भर कुछ भी ना करें तो भी इतनी इनकम परिवार की थी जिस इनकम से उनकी जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी। इसी वजह से वो फिलहाल अपनी भाभी की किसी भी बात पर कोई भी गौर नहीं देता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से वो एक होटल पर बैठा हुआ था और उस होटल पर कलेक्टर साहब आते हैं जिनका रुतबा देखकर वो एकदम से हिल जाता है। वह वहीं के कलेक्टर साहब थे। उनके पास सिक्योरिटी थी और साथ में सरकारी गाड़ी थी और साथ में ड्राइवर भी था। ये सब कुछ देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर ऐसा रुतबा हो तो वो इस पैसे के सामने बहुत कुछ है। इसके बाद वह अपनी भाभी की बातों को और भी ज्यादा सुनने लगता है और भाभी उसे बार बार मोटिवेट किया करती है बड़ा अधिकारी बनने के लिए। धीरे धीरे जो छोटा बेटा होता है रोहन, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वह कोचिंग करने के लिए बाहर जाना चाहता है। जब बड़ा भाई राहुल ये देखता है कि छोटा पढ़ाई लिखाई करना चाहता है तो पहले तो उससे मना करता है। कहता है कि भाई तू क्या करेगा, घर के अंदर आराम से रह, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे पास अच्छा खासा रुपया पैसा है। लेकिन रोहन के दिमाग में जो उसकी भाभी ने उसे बताया था कि बड़े अधिकारी का अच्छा खासा रुतबा होता है और पैसे से वो चीज नहीं खरीदी जा सकती, वो सभी बातें घूम रही थीं और साथ में उसने खुद ने अपने आप ही कलेक्टर साहब को भी देख लिया था, तो इसी वजह से वह इस बात के लिए फोर्स करने लगता है। बड़ा भाई जब देखता है कि छोटा फोर्स कर रहा है उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो वो उसे मना करने लगता है। कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं जाने दूंगा। और छोटा भाई जब ये देखता है कि बड़ा भाई मना कर रहा है तो वो उससे लड़ाई करने लगता है और इस लड़ाई के दौरान जो बड़ा भाई है वो कह देता है कि हमारी तरफ से तो कुछ भी कर, लेकिन मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस बात के लिए सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी है तो घर से तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। दरअसल जो राहुल था फिलहाल घर का बड़ा लड़का था और घर का पूरा चार्ज उसी के हाथ में था। माता पिता भी अपने बड़े बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने घमंड में काफी ज्यादा चूर था और वह साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद जब रोहन को अपने सपने टूटते हुए दिखाई देते हैं तो वह एक शाम को अपनी भाभी से बात कर रहा था। जब उसके घर में उसका भाई नहीं था तभी उसकी भाभी उसे कुछ पैसे लाकर देती है और कहती है कि ये लो रोहन, ये रहे पैसे और इन पैसों से अपनी से जिंदगी को बनाओ और एक बड़ा अधिकारी बनकर दिखाओ। लेकिन ये बात तुम्हारे भाई को पता ना चल जाए और तुम यहां से बेशक से जा सकते हो। ऐसा कहकर उसने अपने वो पैसे दे दिए थे जो पैसे वो अब तक इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि यहां पर बड़े घराने में उसका रिश्ता हुआ था, तो शादी के टाइम पर जितने भी पैसे उसके पास इकट्ठे हुए थे सभी को उसने एकत्रित करके रख रखा था। अब रोहन को जब पैसे मिलते हैं तो उसके बाद अपने माता पिता की आज्ञा लेता है और कोचिंग करने के लिए बड़े शहर में चला जाता है। रोहन वहां पर जाकर कोचिंग करने लगता है। इधर जो राहुल है उसको ये बात जब पता चलती है कि रोहन यहां से चला गया है तो उसके बाद उसे बड़ी ही नाराजगी होती है, लेकिन उसने उससे पैसे नहीं लिए थे तो इसी वजह से वह कुछ भी नहीं कह पाता है। धीरे धीरे समय बीता, समय के साथ साथ उसे और भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है। इसके बाद वह अपने पिता से इस बारे में बात करता है, लेकिन पिता पूरी तरह से लाचार था, क्योंकि फिलहाल घर का पूरा लेखा झोंका बड़े बेटे के हाथ में उसने सौंप रखा था और बड़ा बेटा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर कामयाब हो। इसके बाद वह इस बात को लेकर काफी चिंता में रहता है और यह बात कहीं ना कहीं से मीनाक्षी को पता चल जाती है। जब मीनाक्षी को पता चलता है कि उसके देवर को पैसों की जरूरत है तो इसी वजह से मीनाक्षी अपने ससुर जी को अपने गहनों को निकाल कर दे देती है, जो गहने उसके ससुर ने उस पर चढ़ाए थे, और कहती है कि इन गहनों को ले जाओ और इन्हें बेचकर रोहन को दे देना ताकि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने। अब ये सब देखकर
सास ससुर की आंखों में आंसू आ गए थे और वह अपनी बहू को धन्य बताते हैं और कहते हैं कि बेटी, जरूर हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तू हमारे परिवार में आई है। अगर तू नहीं होती तो बेटे की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती। इसके बाद जो रोहन का पिता होता है उन जेवरों को बेचता है और बेचने के बाद रोहन के पास पैसे पहुंचा देता है। वह सभी लोग इस बात को बड़े लड़के यानी कि राहुल से छुपा लेते हैं और चुपके से उस परिवार में ये सब कुछ होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो रोहन होता है वह एक कलेक्टर बन जाता है और उसके बाद वो वहीं से ही यानी कि यहां पर वो वापस नहीं आया था और वहीं से ट्रेनिंग के लिए भी चला गया था। रोहन ने अपने परिवार में ये बात नहीं बताई थी कि वह कलेक्टर बन चुका है और चुपके से ट्रेनिंग करके वो घर वालों को सरप्राइज देना चाहता था। उसके अपने माता पिता से बात तो होती थी, लेकिन उसने कभी भी ये बात महसूस नहीं होने दी थी और कहा था कि अभी तो मुझे लगभग 2 साल और लगेंगे। इसके बाद जब रोहन के पिता उसे पैसों के लिए पूछते हैं तो वो मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी भाभी उसके लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए बहुत कुछ संघर्ष कर रही है। तो इसी वजह से वो ट्रेनिंग के टाइम में मना कर देता है, क्योंकि फिलहाल उसको सैलरी मिला करती है और वो कह देता है कि अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, अब मेरा ज्यादा खर्चा नहीं आता, मैं यहीं से अपना इंतजाम कर लिया करता हूं। ये उसके बाद धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग जब 1.5 साल की कंप्लीट हो जाती है तो उसी दौरान ये सभी बातें राहुल को पता चल जाती है कि उसकी पत्नी ने अपने वो पैसे भी दे दिए और साथ में सारे के सारे जेवर भी बेच दिए अपने देवर को पढ़ाने के लिए, क्योंकि शाम के समय माता पिता इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारी बहू कितनी अच्छी है, और यह सभी बातें राहुल चुपके से सुन लेता है। जब इन बातों को सुनता है तो माता पिता पर चिल्लाने लगता है और ऊपर से अपनी जो पत्नी होती है उस पर पिटाई लगा देता है। कहता है कि जब मैंने मना किया था तो तुमने उसके लिए पैसे क्यों दिए थे? क्या मैं कुछ भी नहीं हूं और तूने मेरा कहा क्यों नहीं माना? मीनाक्षी उसको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा गुण होते हैं, अगर वो अच्छी तरह से पढ़ जाएगा तो लोग तुम्हारी और भी ज्यादा इज्जत करने लगेंगे और तुम्हारा चारों तरफ नाम हो जाएगा। लेकिन जो राहुल होता है उसके दिमाग पर पागलपन का भूत सवार था और ऊपर से वह 12वीं फैल भी था, तो इसी वजह से उससे ये बात सहन नहीं होती है और वह अपनी पत्नी को रात के समय धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। ये सब कुछ देखकर जो राहुल के माता पिता है उन्हें बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन बेटे के सामने वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और चुपचाप ऐसे ही घर के अंदर रह जाते हैं। इसके बाद मीनाक्षी वहां से अपने मायके चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। वहां पर उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, तो इसी वजह से जो मीनाक्षी होती है वहां पर दूसरों के घरों में काम किया करती है ताकि वह अपने परिवार के ऊपर बोझ ना बने और वहीं पर बनी रहे। उसे विश्वास था कि उसका देवर रोहन जरूर वापस आएगा और वो उसे यहां से वापस ले जाएगा, और उसके बाद जब उसके माता पिता उसे कहते हैं कि बेटी हम लोग बात कर लेते हैं तो वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं पिताजी, अभी सही समय नहीं है, जब सही समय आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। ऐसा कहकर वो अपने पिता से मना कर देती है और वहीं पर इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो उसका देवर होता है रोहन, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। वहां पर उसे सरकारी आवास भी मिला था और साथ में सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी भी मिली थी। इसके बाद वो अपने घर वालों को इस बात का सरप्राइज देने के लिए अपनी सरकारी गाड़ी में बैठता है और सीधा वहां से अपने घर पहुंच जाता है। गांव के अंदर जैसे ही रोहन की गाड़ी घुसती है तो उसके बाद लोग इस पर निगाह डटाने लगते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी है और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जैसे ही वो अपने घर पर आकर गाड़ी से उतरता है तो सभी लोग इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं और लोगों में कानाफूसी होने लगती है। काफी ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे और इसके बाद रोहन जैसे ही अपने घर में घुसता है तो घर में उसका भाई था और उसके माता पिता थे। सबसे पहले वो अपने भाई के पैर छूता है और कहता है कि भैया, आप चाहे कितने ही नाराज हो मुझसे, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हो और आपका दर्जा मेरे लिए पिता समान है, क्योंकि अगर भाभी नहीं होती तो मैं ये कामयाबी बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाता। इसके बाद वो अपने माता पिता के पैर छूता है और अपनी भाभी को घर के अंदर ढूंढने लगता है, लेकिन जब घर के अंदर उसे उसकी भाभी नहीं मिलती तो अपने माता पिता से भाभी के बारे में पूछता है तो उसके माता पिता पूरी कहानी उसे बता देते हैं। किस किस तरह से तुम्हारे भाई को इस बारे में पता चल गया था और इसी वजह से तुम्हारे भाई ने उसे धक्के देकर निकाल दिया है। इसके बाद रोहन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है
और वो अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर ले जाता है और चीख चीख कर कहने लगता है कि देखो, ये भीड़ है। आज से पहले कभी हमारे घर पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। भले हमारे पास कितना ही पैसा हो, कितना ही रुतबा हो, लेकिन ये चीज क्या आपने महसूस की है? इसके बाद जो उसका भाई राहुल होता है, उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं और वह अपने छोटे भाई और माता पिता से इस बात के लिए माफी मांगने लगता है। तो रोहन अपने माता पिता से कहने लगता है कि मां, बाबूजी, वो बात तो ठीक है, भैया ने भाभी को घर से निकाल दिया था, लेकिन आप लोग इस बारे में मुझे भी तो बता सकते थे। तो रोहन का पिता कहता है कि नहीं बेटा, बता तो हम देते, लेकिन हम लोग समझ रहे थे कि अब भी तेरी पढ़ाई चल रही है। अगर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसके बाद जो रोहन होता है, वह अपने भाई को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और कहता है कि जो भूल आपने की है उसे आप ही को सुधारना होगा, और अब हम लोग भाभी के पास जा रहे हैं। इसके बाद दोनों भाई कलेक्टर वाली गाड़ी में बैठते हैं और वहां से सीधा वो मीनाक्षी के घर पर पहुंच जाते हैं। मीनाक्षी अपने घर से काम के लिए जा रही थी। जैसे ही इस गाड़ी को देखती है, रुक जाती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है तो उसके बाद उसका वो पति राहुल, जिसने उसे लाने से भी मना कर दिया था, वो उस गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद अपनी पत्नी की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही राहुल मीनाक्षी के पास आता है तो एकदम से हाथ जोड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है। मीनाक्षी ये सब कुछ देखकर हैरान है कि उसका वो अनपढ़ पति, जिसने पढ़ाई लिखाई को काफी दिनों पहले बंद कर दिया था, वो कलेक्टर साहब की गाड़ी में कैसे, और इसके साथ पुलिस वाला भी है। तभी उस गाड़ी में से उसका देवर रोहन निकलता है और निकलने के बाद वह अपनी भाभी के पैर छूने लगता है। जैसे ही मीनाक्षी अपने देवर को कामयाब हुआ देखती है तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह अपने देवर को गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद उसका पति उससे माफी मांगता है और कहता है कि मीनाक्षी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम जैसी महिला को अपने घर से निकाल दिया, लेकिन अब तुम्हें हम यहां पर नहीं रहने देंगे। तुम हमारे साथ चलो और वहीं पर हमारे साथ रहना। और उसके बाद वो लोग वहां से वापस अपने घर आ जाते हैं। घर में आने के बाद जो मीनाक्षी होती है, वह इस बात की बड़ी खुशी मनाती है। जो राहुल था, उसका भी घमंड चूर चूर हो गया है इस रुतबे को देखकर जो उसके छोटे भाई ने प्राप्त किया है। इसके बाद वो अपने माता पिता का आदर करने लगता है और अपनी पत्नी का कहा मानने लगता है। इससे पहले भी मीनाक्षी उसे समझाया करती थी, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं मानता था और कहता था कि तू औरत है तो औरत की तरह रह। लेकिन यहां पर मीनाक्षी की समझदारी की वजह से उसे घर के अंदर इज्जत मिलने लगी। राहुल को बिना मतलब की गांव वाले बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि उसका छोटा भाई एक कलेक्टर है। इसके बाद जब कलेक्टर साहब की शादी होती है तो वो अपनी पत्नी को पहले अपनी भाभी के बलिदानों के बारे में बता देता है और इसके बाद उसकी पत्नी भी उनकी बहुत इज्जत करने लगती है। पूरा परिवार एकजुट होकर रहता है और माता पिता भी इस बात को देखकर बड़े ही खुश होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, राहुल के बारे में आपकी क्या राय है और रोहन के बारे में आप क्या सोचते हैं? मीनाक्षी जैसी भाभी के बारे में आप 2 लाइन अवश्य लिखिए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।